वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। KTR बायोलॉजी के इस चैनल में हम नए चैप्टर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। पिछले चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन से रिलेटिव चीज़ें, उनमें प्रजनन की प्रक्रिया, बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे हैं, मतलब सीखते आए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनके रोकने के रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे उम्मीद है इसके बारे में सभी बच्चों ने सुना होगा। ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी पूरे देश ने मिलाकर एक ऐसा स्वास्थ्य संगठन बनाया WHO, ठीक है। तो क्या करते हैं सारे देश के लोग, इंडिया, अमेरिका, चीन, जापान, इजराइल, रूस, कोई भी हो, हर मतलब प्रत्येक देश के मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई है ताकि वो हमारे कठिन समय में मदद कर सके। यानी हर प्रत्येक देश से फंड देता है, एक संस्था इसे फंड देता है। जब लोगों पर दिक्कत आती है किसी प्रकार के स्वास्थ्य रिलेटिव, तो WHO से फंड देकर, अब WHO क्या करता है, उसे फंड देकर उसकी मदद करता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ, इसका मेन फोकस होता है कि मतलब प्रत्येक देश में जितने भी लोग हैं उनका हेल्थ स्वस्थ रहे। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करता है। जैसे कि लोगों का मानना है, अगर वो फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट मतलब हट्टे कट्टे हैं, चल फिर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, मतलब उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही, तो मान लेते हैं कि वो फिजिकली फिट मतलब रिप्रोडक्शन के लिए फिट है। लेकिन नहीं, WHO कहता है, उसने गाइडलाइन जारी किया कि आप स्वस्थ तभी माने जाएंगे, स्वस्थ तभी माने जाएंगे जब आप ये तीन चार मतलब चार पॉइंट्स से आप फॉलो करेंगे। पहला, आप आप फिजिकली फिट हो, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से ठीक, फिजिकली फिट होने के साथ साथ आप इमोशनली फिट हो, भावनात्मक, ज़्यादा भावुक न हो जाए किसी बात पे, कोई बात हो उसे सहन कर जाए, तो इमोशनली आप फिट होना चाहिए, इमोशनल, ठीक है। भावात्मक, अब भावात्मक भी, सॉरी, भावनात्मक, ठीक है, ज़्यादा भावुक न हो जाए किसी बात पर, ठीक। उसके साथ साथ कह रहा है आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियरल मतलब आप सामाजिक रूप में आपका व्यवहार सही होना चाहिए, या आप व्यवहारिक हो, लोगों से लगाव रखें, ऐसा ना हो कि कोई मिले उससे आप कोई बात ही ना करें। मतलब आप एक समाज में रह रहे हो तो व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, लोग आपको देखें कहें हाँ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, मतलब इसके विचार अच्छे हैं, लोगों से अच्छे से बातें करता है, ये सारी चीज़ें आप में सही होनी चाहिए। साथ साथ आप सामाजिक रूप से सोशल रूप, सोशल यानी सामाजिक, यानी समाज के लिए भी आप सही हो, समाज के लिए अच्छा काम करें, ठीक है। तो ये सारे गाइडलाइंस आपकी WHO की थी। अगर ये सारी चीज़ें आप में फॉलो होती हैं तो आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। अब यानी आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, कोई बच्चा हो, वो यंग में जा रहा है, वयस्क हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो उनके माता-पिता को चाहिए ये सारी चीज़ें उनमें
देनी चाहिए, ताकि ये बड़ा होकर वो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, उसके होने वाले बच्चे भी अच्छे ही होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति में होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप चारों चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो WHO के अनुसार आप फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, यानी जनन स्वास्थ्य से होने वाली प्रॉब्लम और उनको उनसे बचने के लिए हमें क्या-क्या नीतियाँ, क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो इंडिया आपका जो भारत है, विश्व का पहला ऐसा देश है, ऐसा देश पहला ऐसा देश है जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोसेस अपनाए ताकि होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो आपके स्वस्थ रहें। यानी मेन फोकस इंडिया ऐसा पहला देश है जिसने फोकस किया कि जितने भी बच्चे हो वो उनकी डेथ ना होने पाए, वो आपके स्वस्थ रहें। तो कहते हैं ऐसा पहला देश है जो ढेर सारे जो प्लान्स बनाए ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सके, को अटेन कर सके, अटेन मतलब पा सके। यानी इसका मेन फोकस था होने वाले जितने भी बच्चे हों वो स्वस्थ रहें, किसी की भी डेथ ना होने पाए, इसका मेन फोकस था। उसके बाद 1951 में इंडिया ने चलाया फैमिली प्लानिंग। अच्छा, फैमिली प्लानिंग यानी आपकी जब इच्छा हो तब आप बच्चे को प्रोड्यूस करें। यानी कुछ ऐसे अब बढ़ती हुई जनसंख्या में ऐसे आपके माहौल में ढेर सारी औरतें, महिलाएँ और आपके जो पुरुष होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो, वो पार्टिकुलर कुछ टाइम के बाद हो। यानी जब उनकी इच्छा कहे, तब वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। ये फैमिली प्लानिंग में इन्हें छूट दी गई। तो फैमिली प्लानिंग में ये छोड़ दी गई महिलाओं को या पुरुषों को, वो अपनी इच्छा अनुसार बच्चे को प्रोड्यूस कर सकें। जिसके लिए ढेर सारे आपके बैरियर्स आए, मेडिसिन्स आए, ताकि वो आप फर्टिलाइज़ेशन के समय आप का जो फर्टिलाइज़ेशन समय आपका एग निषेचित ना हो, ये सारी बैरियर्स आए जो आप आगे बढ़ोगे। बैरियर्स क्या होता है? बाधा, जो फर्टिलाइज़ेशन ना होने दे, एग एग को स्पर्म से फ्यूज़ ना होने दे। अगर एग स्पर्म से फ्यूज़ नहीं हुआ तो बच्चा नहीं पैदा होगा, ठीक है? तो फैमिली प्लानिंग 1951 ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। इसके बाद 1997 में इंडिया ने आरसीएच चलाया। आरसीएच यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। यानी ऐसे कार्यक्रम अपनाएं जो कि आपके जितने भी बच्चे होने वाले हैं वो आपके फिट रहें, ताकि आपके जितने बच्चे हों, यानी जितनी प्रेगनेंसी हो, होने वाले जो बच्चे हों, वो आपके ठीक रहें, हेल्दी रहें, किसी की डेथ ना होने पाए। ये चीज़ इंडिया ऐसी पहली देश थी जिन्होंने आरसीएच को अपनाया था, ठीक है, 1997 में। अब 1997 में चाइल्ड हेल्थ केयर में इसके साथ क्या हुआ, इसमें
जो मेनली हुआ मानव में जनन प्रजनन स्वास्थ्य, इस कार्यक्रम में मानव में जनन स्वास्थ्य, ठीक है, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण की सुविधा व प्रोत्साहन प्रदान करता है। यानी इस 1997 में जो RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चला, इसमें मानव में जो जनन स्वास्थ्य वो प्रजनन के लिए एकदम स्वस्थ रहे, साथ में जो होने वाला बच्चा आपका उसकी देखभाल कर सके और बच्चे की डेथ को रोका जा सके, यानी जनन को नियंत्रण किया जा सके। इन सारी सुविधाएं दी जाती है, साथ में आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप होने वाले बच्चों की खुद से देखभाल कर सकें। अब इसके साथ साथ जो आपकी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने ढेर सारे और प्रोग्राम चलाए जिससे आपकी प्रेगनेंसी को अचीव कर सके, सगर्भता, पार्चुरेशन में जो आपकी दिक्कत हो रही है उससे संबंधित चीज़ों का निदान हो सके, आपकी यौन संबंधी जो बीमारियां हो उनसे बचाया जा सके, गर्भ निरोधक गोलियां आई जो आपकी आवश्यकता अनुसार जब आपकी ज़रूरत हो तब आप बच्चे को अचीव किए, और साथ में बांझपन को रोकने की ढेर सारी गवर्नमेंट ने आपके प्रोग्राम चलाए। अब कहते हैं कि इसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की जांच को रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि लोग इसकी जांच करा के ये जान जाते थे कि आपके जो पेट में बच्चा पल रहा है वो कि मेल है कि फीमेल, लड़का है कि लड़की। लड़की को जानते थे तो उसका क्या कराते थे, आप वो करा देते थे, एबॉर्शन करा देते थे। जब आपका एबॉर्शन हो जाता था, गर्भपात करा देते थे, वो अगर मेल होता था मतलब लड़का होता था तो उसको वो कंसीव करा देते थे, बच्चा के डेवलपमेंट होने देते थे। इससे क्या हो, इससे यार लड़की की जो संख्या लगातार कम होती जाती रहती थी और लड़के की संख्या बढ़ेगी। बात ये नहीं जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी, बात ये है कि लोगों की जो भावनाएं हैं कितनी गलत हैं कि वो लड़की को जन्म देना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एमनियोसेंटेसिस को रोक दिया, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, इसको रोक दिया। एमनियोसेंटेसिस, जब एमनियोसेंटेसिस को रोक दिया तो भ्रूण हत्या बंद होने लगा, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मादा यानी फीमेल भ्रूण हत्या को रोका जा सके। अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। कहते हैं एमनियोसेंटेसिस उल्बवेधन, इसे कहते हैं उल्बवेधन। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, जब आपका बच्चा भ्रूण में होता है, ठीक है, जब आपका बच्चा भ्रूण में होता है तब आपकी एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म की जाती है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, एमनियोसेंटेसिस यह प्रक्रिया है जिससे हम सेक्स का निर्धारण कर सकते हैं, यानी लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, यानी एक लड़का है
या लड़की, इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ हम इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल में इसके क्रोमोसोम को देखते हैं। आपके 22 पेयर्स ऑटोसोम्स बचे, क्या एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स एक्स होगा फीमेल होगी, एक्स वाई होगा मेल होगा। यानी हम क्रोमोसोम नंबर को, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलो, गुणसूत्र की जांच कर लें तो खुद ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा लड़का है या लड़की। क्योंकि आपने पढ़ रखा है एक्स से एक्स हुआ तो लड़की होगी, एक्स वाई हुआ तो लड़का होगा। इसके साथ साथ इसमें एक फायदा और हुआ, अगर आप क्रोमोसोम नंबर को पढ़ लेते हो, अगर आपने क्रोमोसोम नंबर को पढ़ लिया, इससे फायदा आपका ये होगा कि क्रोमोसोम से रिलेटेड जो आपकी बीमारियां होंगी उनको आप जान सकोगे। इसमें ये बीमारी है, आप चाहो तो उस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हो। क्योंकि इस समय की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आपके इम्यूनिटी फ्लूइड को निकाला, उसमें गुणसूत्र को देखा, गुणसूत्र देखने के बाद पता चला ये इस जीन का ये सीक्वेंस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम में जीन नंबर इतना है, ठीक है। इस जीन पर आपके इतने न्यूक्लियोटाइड पर, अभी आप पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, जेनेटिक्स में सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता देना थोड़ा न्यूक्लियोटाइड पर, ये न्यूक्लियोटाइड का बेस गलत है। ध्यान लेना, ये न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से आपको सिकल सेल एनीमिया होती है, सब पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल गया ये न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ है तो उसे मैं निकाल कर दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा दूंगा, यानी बच्चा होने वाला बच्चा उसमें सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी से बच सकेगा। यानी अगर हम गुणसूत्र को जान जाए, गुणसूत्र को अगर हम पढ़ लें क्रोमोसोम को, तो जान जाएंगे उसमें कौन, गुणसूत्र से रिलेटिव बीमारी जानोगे, जानना गुणसूत्र क्रोमोसोमल आपकी जो बीमारियां होंगी उनको आप जान पाओगे और दूसरी बीमारियां का पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो उनसे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। यदि गुणसूत्रों की जांच हमने कर ली, गुणसूत्र का अध्ययन कर लिया, तो इससे हम गुणसूत्र से संबंधित होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। यानी जो आपका होने वाला बच्चा है वो गुणसूत्र से रिलेटिव बीमारी उसमें होंगी, उससे वो बच सकता है। जैसे आपकी डाउन सिंड्रोम हो गई, डाउन सिंड्रोम, ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, प्रॉब्लम मत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, ढेर सारी बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, SCA, ठीक है, SCA का फुल फॉर्म सिकल सेल एनीमिया। अब ये सारी बीमारियों से आप बच सको अगर गुणसूत्र पता चल जाए कौन सा गुणसूत्र है ना, ठीक। अनुवांशिक, सबसे अच्छा बोलो अनुवांशिक बीमारियां, ठीक है, आनुवांशिक बीमारियों से आप बच सकते हो। अब कहते हैं कि आखिर एमनियोसेंटोसिस इसका नाम क्यों दिया गया। देखो, आज बात करो भ्रूण में, एमनियोसेंटेंसिस का परफॉर्म की जाती है जब बच्चा भ्रूण में हो, यानी जब बच्चा गर्भ में हो, जब बच्चा गर्भ में हो तब एमनियोसेंटेसिस होता है या परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि अब देखो, अब बच्चा का गर्भ में बच्चा जो होता है एम्ब्रायो, उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जो बच्चा गर्भ में है भ्रूण है, अब भ्रूण में होता क्या है, आपके भ्रूण जो होता है एम्ब्रायो होता है,
उसमें होता है आपका जो भ्रूण के अंदर आपका लिक्विड पार्ट होता है एमनियोटिक कोश। भ्रूण में तरल पदार्थ ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव बोल सकते हो आप। एमनियोटिक द्रव, ठीक है। एमनियोटिक द्रव, या आप ये एमनियोटिक द्रव किसके अंदर होगा? एमनियोटिक द्रव होगा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड यह एमनियोटिक सैक यानी एमनियोटिक कोश के अंदर होगा। यानी जो भ्रूण है, अब भ्रूण की चारों तरफ देखो, भ्रूण की चारों तरफ लेयर होंगी, उसके अंदर जैसे मान लिया भ्रूण है, इसमें आपके लिक्विड भाग है, इसमें आपका बच्चा, आपका ये देखो बच्चा पल रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया बच्चा पल रहा है। तो होता क्या है, विश्वास मानो, अगर आपको 4-5 मंथ का बच्चा मिल जाए, 4-5 मंथ का, यानी एम्ब्रायो में है, किसी ने अबॉर्शन करा दिया, आप उससे जब उसकी स्किन टच करोगे ना, आप थोड़ा सा हाथ मारोगे, उसकी जो स्किन होगी वो निकल के आपके हाथ में आ जाएगी। इतनी समय, इतनी वो मुलायम होती है, इतनी कोमल होती है, इतनी कमजोर होती है कि आप उस पे थोड़ा हाथ मारोगे तो स्किन उसकी आपके हाथ में आ जाएगी। तो आप सोचो, इतनी स्किन आपकी कमजोर है, तो बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे की जो स्किन्स होती हैं, स्किन्स आपकी टूट टूट कर उसके फ्लूइड में तैर रही होती हैं। अगर स्किन टूट टूट कर उसके फ्लूइड में तैर रही होंगी, तो दिमाग लगाओ, अगर उस फ्लूइड को हम निकाल लेंगे, अगर उसकी स्किन है, स्किन है यानी सेल है, सेल है यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, डीएनए ही तो होता है आनुवांशिक लक्षण वाला जीन। डीएनए में तो है जीन, डीएनए बोलो, जीन बोलो, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आपके केंद्र के अंदर होंगे, यानी क्रोमोसोम आप केंद्र को निकालो, उसके अंदर से क्रोमोसोम को फाड़ के निकालो, क्रोमोसोम की काउंटिंग कर लो, आपकी होने वाली बीमारियां, आप कौन सा लिंग है, मेल है, फीमेल, सब जान जाओगे। सब एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। यानी अब क्या करो आप, मेन काम है आप एमनियोटिक फ्लूइड को निकालो। एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोटिक सैक, सैक एक्चुअली बोलो जो आपका एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर आपका फ्लूइड जो भरा है, उसके चारों तरफ लेयर एमनियोटिक सैक होगी। एमनियोटिक सैक, कोस, कोस के अंदर आपका द्रव्य है। अब जो द्रव्य है, पानी आप इसे हाथ में थोड़ी लेके जाओगे, उसको झिल्ली, अगर झिल्ली में पानी रखो तो आपका रुका रहेगा। किसी आपकी फ्लास्क, कोई बर्तन लो, उसमें रुका रहेगा, आप सोचो हाथ में ले तो पानी गिर जाएगा। तो उसको कवरिंग करने के लिए आपकी कोस आई, दैट इज एमनियोटिक कोस। उसके अंदर आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड करके आपने लिंग का निर्धारण किया, बीमारियों का निर्धारण किया, क्रोमोसोम का जाना, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आपकी प्रक्रिया है, क्योंकि इसने आपने इसमें क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के सारी प्रोसेस की, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। तो हम बात करें इसी एमनियोटिक फ्लूइड को सुई से निकालकर, हाथ से थोड़ी निकालोगे, हाथ से निकालने जाओगे एम्ब्रायो, आपकी कुछ सेल्स तो होती हैं, सेल्स आपकी इतनी छोटी आपको आंखें से नहीं दिखती हैं, तो भाई साहब सेल से निकालोगे, काफ़ी माइक्रोस्कोप, मतलब काफ़ी टेक्निक्स लगेंगे, ये बहुत ही रिस्की काम है। मतलब आपको क्या लग रहा है, आराम से जाएंगे, हाँ ब्रश निकाला भ्रूण को, आप एक्सीडेंट होगा, निकालिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सुई से निकाल कर उसमें प्रेजेंट सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकालेंगे, न्यूक्लियस यानी केंद्र को निकालेंगे, जिसके अंदर क्रोमोसोम होगा, जिसका अध्ययन करेंगे।
यानी अब एमनियोटिक फ्लूइड को आप सेंस निकालो तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में आपका सेल्स होगा, सेल्स में आपकी केंद्रक होंगे, केंद्रक में आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अध्ययन कर लिए, केसा खत्म। अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बुक से बताता चल रहा हूँ, आपको समझाते चल रहा हूँ, आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये पेज नंबर 124 का है, ठीक है, पेज नंबर 124। तो कहते हैं जनन स्वास्थ्य में वैज्ञानिक उपलब्धियों को शामिल किया, यानी जनन शास्त्र में साइंटिस्टों ने नई नई चीज़ों को इसमें ऐड किया ताकि इस क्षेत्र में नए नए अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाए। अनुसंधान मतलब ऐसे स्थान खोले गए जहाँ लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे आप होने वाले बच्चों को सेफ और स्वस्थ रख सकोगे। ठीक है, हम स्वस्थ व निरोगी संतति प्राप्त कर सकें, कैसे हम स्वस्थ और जो बच्चा होने वाला निरोग मतलब रोगहीन हो, यानी उसमें कोई रोग ना हो, इन सब से कैसे बचा जाए, उस सब प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारी आपकी अनुसंधानों का निर्माण किया। इसमें कहा कुछ पॉइंट किए, ऐसे गर्भ निरोध की खोज, गर्भ निरोध मतलब गर्भ को रोकने वाला, यानी बच्चा ना हो उसको रोकने के लिए ढेर आपके गर्भ निरोध की खोज की जाए, जिनका उपयोग सरल हो, मतलब जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकें, साथ में शरीर पे दुष्प्रभाव कम हो। ये सोचो, आपने कोई स्टेरॉइड मतलब कोई इसने गर्भ निरोधक आपने साइंटिस्ट ने खोजा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा, क्या आप उसे यूज़ करोगे? नहीं। हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो आसानी से यूज़ हो सके और जिसका प्रभाव भी हमारे बॉडी पे ना पड़े। हम ऐसे ही निरोधक का यूज़ करेंगे ना। निरोधक क्या है? गर्भ को रोकने के लिए तरीकाएँ जो हैं, गर्भ को रोकने की जो तरीकाएँ हैं दैट इज़ निरोधक, बस इतना ही समझिए आप। सहेली, तो एक सहेली बनाई गई, सहेली नामक की गर्भ निरोधक गोली, मतलब सहेली जो कि टैबलेट का यूज़ किया जाता है, गर्भ निरोधक गोली है, निर्माण जो कि नॉन स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड इसमें नहीं होता है, तथा इसका शरीर पर दुष्प्रभाव भी कम होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं आज एक गर्भ निरोधक के रूप में। परिष्कृत एवं अधिक प्रभावी प्रतिरक्षण, ठीक है। इसके साथ-साथ क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा को पहुँचाने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर चिकित्सा की सुविधा आसानी से पहुँच सके, तो वहाँ नए-नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, ठीक है। इन सब प्रयासों का ही फल है, इन सब का प्रयास करते-करते आज ऐसा हुआ कि हमारा शिशु दर है, जो बच्चे होने वाले हैं उनका मृत्यु दर कम हो गया, साथ में मातृ मृत्यु दर, जो होने वाली माता है उनका मृत्यु दर भी कम हो गया। अब सोचो, जो होने वाला शिशु है वो भी कम, उसकी डेथ भी कम हो रही है और जो माता है उनकी भी मृत्यु दर कम हो रही है। परंतु यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, ये कार्य समाप्त नहीं हुआ, कार्य लगातार चल रहा है। लोगों में पूर्ण जन जागरण नहीं हो पाया है क्योंकि सारे लोग अभी इससे जागृत नहीं हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि वो लोग भी जागृत हो जाएँ। अब ये सोचो, होने वाला बच्चा है वो भी बच रहा है, जो होने वाली माता है उनकी भी डेथ होने से बच रही है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ये सारी चीज़ें लगातार हो जाएँगी तो होने वाली जनसंख्या बढ़ता जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे के जन्म देते थे, माँ में भी डेथ होने की संभावना रहती थी, बच्चे को भी डेथ हो जाती थी। अब हम थोड़ा जनसंख्या विस्फोट पर बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये पेज नंबर आपका 123 पर है, ठीक है? इसमें हम देखते हैं, कहते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए अनेक सुविधा दी गई। ये बात कर रहा आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी शिशु जो होने वाला है उसको कैसे बीमारी से बचाया जा सके। इन सब पर सरकार ने ढेर सारी चीज़ें स्टार्ट की, प्रोसेस स्टार्ट की ताकि लोगों को हम लुभा सकें, वो इस चीज़ से पर ध्यान दें, ठीक है? इसमें क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, देश स्टार्ट किया, श्रव्य साधनों द्वारा कार्यक्रम पर नहीं प्रचार किया गया, दूरदर्शन, रेडियो पर आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का प्रचार किया गया ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों। अखबार में, पोस्टर में, जहाँ बात चीज़ें जहाँ-जहाँ इसको लोगों तक पहुँचा सकते थे, गवर्नमेंट ने वो सुविधा स्टार्ट की। यहाँ तक जब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पुस्तक में भी इसको ऐड दे दिया गया। इस बच्चों को पुस्तक में इसका अध्याय के रूप में शामिल कर दिया गया ताकि इसका प्रचार हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इसको जान सकें, ठीक है? और इसके प्रति जागरूक हों। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली नृत्य, मतलब जो गाँव में क्या होता है, नाटक-वाटक का यूज़ ज़्यादा होता है,
उन सब चीज़ों में, साथ में मनोरंजक कार्यक्रमों, इस सब में शामिल किया गया। इन सब में शामिल करके लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया कि आप बच्चों को कैसे डेथ से बचा सकते हैं, जो आपका शिशु है, होने वाला शिशु से बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सके। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया गया। यानी इसको बनाने के लिए जो सरकारी संस्थाएँ थे वो, उसके साथ-साथ जो गैर सरकारी यानी प्राइवेट संस्था थी, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है? इस कार्यक्रम के निम्नलिखित बातों के बारे में लोगों को शिक्षा दी जाती है। अब कहते हैं अभी तो ये चीज़ें थी, इनका प्रचार कैसे किया गया, अब इन पर क्या फ़ोकस किया गया, वो बातें कौन-सी जिन पर फ़ोकस की गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, किशोरावस्था में लड़के या लड़कियों के शरीर में आने वाले परिवर्तन के बारे में, यानी जो आपकी लड़के हों या लड़कियाँ, उनमें किशोरावस्था में यानी जब वो यौनावस्था में पहुँचने वाली हैं, उनके बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ होने वाले हैं, उन सब के बारे में लोगों को बताया गया। यौन शिक्षा इसमें लोगों को यौन संबंधित गलत अवधारणाओं से बचाया गया। यानी यौन शिक्षा दी गई, उसमें जो लोगों के प्रति गलत अवधारणा थी, उनसे उन लोगों को बचाया गया। किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों को मानसिक परेशानी से बचाया गया, ठीक है? किशोरावस्था में यानी जब वो भी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें होने वाली मानसिक परेशानियों से उनको बचाने की कोशिश किया गया। स्वस्थ एवं सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी दी गई कि आप कैसे स्वस्थ रहें और सुरक्षित यौन क्रियाओं को फर्टिलाइज़ेशन को अचीव करें, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। विवाह की आय स्वस्थ जीवन के लिए बीच संबंध को बताया गया। तो पहले क्या होता था, लोग की शादियाँ कम एज में, छोटे एज में कर दी जाती, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक एज फिक्स कर दी कि लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष के पहले शादी करना जेल हो सकता है, ठीक है? तो विवाह की आय और स्वस्थ जीवन के बीच के संबंध को बताना कि आप शादी को पहले ना करें, वो शादी पहले होने से क्या-क्या आपके बॉडी में नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ को लोगों को बताया गया। जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी, यानी आप अगर नहीं चाहते हैं बच्चे का जन्म भी हो, उसके लिए गर्भ निरोधक टैबलेट्स और सारी प्रोसेस का यूज़ हुआ है, उस सब के बारे में लोगों को बताया गया। क्योंकि आपने गर्भ निरोधक बना लिया, लोगों को पता ही नहीं, तो लोग क्या करें? लोगों को आप बताओ, ठीक है? तो लोग तभी तो जानेंगे उनके बारे, लोग पहले यही होता, पहले लोग पता चल गया तो डरते थे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी उनको इस चीज़ से बचाने के लिए उनको ये प्रोत्साहन दिया कि इसमें गलतियाँ नहीं होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था, लोगों को इनके बारे में जानें, इनकी गलत अवधारणाएँ ना निकालें। जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक, ठीक है? उसके बाद गर्भवती माता के खान-पान व देखभाल की जानकारी देना, यानी अगर माता गर्भवती है, उसके खान-पान में विशेष ध्यान दें, जिससे होने वाला बच्चा आपका स्वस्थ रहे। सुरक्षित प्रसव, पार्चुरेशन, जो बच्चा होने वाला है, प्रसव क्या होता है? बच्चा आपका बाहर निकलने वाला है, उसके लिए प्रशिक्षित नर्स मतलब जो प्रशिक्षित हैं, जो अच्छी खासी जिनके पास नॉलेज है, ऐसे आपके नर्सों का यूज़ किया गया। नर्सों को गाँव के या सरकारी अस्पताल में उनको रखा गया, ताकि जो आपकी गर्भवती महिलाओं के प्रसव में आसानी हो, वो मदद कर सकें ये नर्स। प्रसव के पश्चात माता बच्चों की देखभाल के बारे में बताना। प्रसव जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद माँ और बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, उनके परिवार वालों को बताया गया, इनके बारे में जानकारी दी। प्रसव के पश्चात माँ का स्तनपान का महत्व बताना। प्रसव के बाद जो माँ का स्तनपान यानी दुग्ध का स्रावन होता है, जो इनिशियल स्टेज में कोलेस्ट्रम बोलते थे, मैंने आपको बताया था, उन चीज़ों को बच्चों को पिलाया जाए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लोगों को बताई गई। इसके बाद प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित व सुरक्षित, यानी प्रसव जैसे बच्चे का जन्म हुआ, आप समय-समय पे बच्चे को टीकाकरण कराएँ, ताकि उन्हें कई बीमारियों से बचाया जा सके। लड़के व लड़कियों को समान महत्व बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, यानी लड़का-लड़की समान है, इनके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि कन्या भ्रूण, यानी क्या कहते थे, पहले लड़कियों का भ्रूण में ही उसका अबॉर्शन करा देती थी, जब पता चलता था एमनियोसेंटेसिस करके लड़की है, तो उसका अबॉर्शन करा देती थी। उसके बाद एड्स के बारे में, जो घातक बीमारी है, अन्य लैंगिक, इसके साथ-साथ दूसरे लैंगिक संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का मतलब है आप सेक्स करते समय जो आपके अंदर होने वाली बीमारियाँ हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी भी होता है। इन सब से
इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया गया, सावधान किया गया कि इन सब पे आप ध्यान दीजिए। अर्थात हमारी जन्मक्षम व आने वाली पीढ़ियों को जागरूक बनाकर, ये हमारा मेन उद्देश्य था, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जागरूक बनाया जाए, इस समय की जो पीढ़ियां उनको भी जागरूक बनाया जाए। तो जो आने वाली अभी जागरूक रहेंगे लोग, तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनमें जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाए, उनमें यानी जनन संबंधी जो आपकी बीमारियां हो सकती हैं उससे बचाया जा सकेगा उन्हें। और एक स्वस्थ समाज का निर्माण, और मेन फोकस था गवर्नमेंट की, जो हमारा समाज हो वो स्वस्थ हो, तो स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों की एवं उपयोगी भौतिक सामग्री की आवश्यकता है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए मतलब जो आपने एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमें योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए, मतलब आपके एजुकेशनल व्यक्ति होने चाहिए, और साथ-साथ में उसके लिए आपके पास सामग्री भी होनी चाहिए उपयुक्त, जो हमारी सरकार हमें समय-समय पर उपलब्ध कराती है। अब ये सामग्रियाँ हमें हमारी सरकार द्वारा हमें समय-समय पर मिलती रहती हैं। एक समय था जब हमारा लक्ष्य केवल जनन दर को कम करना, एक समय ऐसा था जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो हमारा मेन फोकस था जन्म दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना था। परंतु अब क्या हुआ, हम हम जनसंख्या को कम करने के साथ-साथ सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, प्रसव यानी पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन में माता को कोई दिक्कत ना हो, प्रेगनेंसी के दौरान माता को कोई दिक्कत ना हो, वो और साथ में जो का होने वाला जच्चा बच्चा हो उसके टीकाकरण कराएँ, उससे बीमारी से बचाएँ, गर्भपात को रोकें, यानी आपका जो बच्चा हो उसका अबॉर्शन ना कराएँ, उनको रोकें, लोगों को इसके प्रति अवेयर कराना, गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ करो, आप अगर बच्चे नहीं चाहते हो तो निरोधक का यूज़ करो। यौन संबंधित रोग, आपकी यौन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हों उनको रोकने की कोशिश की गई। और शीत-ऋतुस्राव, महामारी में जो महामारी है उनसे बचाने की कोशिश, बाँझपन, अगर माता बच्चे को कंसीव करने में असफल है, उसके लिए ढेर सारी प्रोसेस अपनाई गई, जिनके बारे में आप लास्ट में एक हेडिंग आएगा इनफर्टिलिटी, उसके अंदर पढ़ोगे। ये सभी जानकारियाँ आपको जो दी गई योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, जो आपके योग्य और प्रशिक्षित जिनको ये सारी जानकारियाँ थी, उनको गाँव-गाँव या शहर-शहर भेजा गया ताकि लोग को इन सब के बारे में बताएँ। ताकि जो होने वाला बच्चा है उसे हम स्वस्थ बना सकें, गर्भवती माता को भी स्वस्थ रख सकें। ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। ठीक है? तो इसमें हमारा मेन फ़ोकस था क्या, हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसकी समस्याएँ, प्रॉब्लम, साथ में एमनियोसेंटेसिस, इन सब के बारे में जाना। और एक बात और ध्यान बता दूँ, ये सारे जो नोट्स हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स, जितने भी लेक्चर इसके बाद ही पढ़ेंगे, उनमें भी मैं नोट्स दे दिया करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपका लिंक में नोट्स रहेगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक? थैंक यू, धन्यवाद।